नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े 5 ऐसे सवालों पर बात करेंगे जो हाल ही में 9 दिसंबर 2025 के द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की सुर्खियों में थे। और हमारा मकसद सिर्फ सही गलत का निशान लगाना नहीं है, बल्कि हर सवाल के पीछे की पूरी कहानी को समझना है। हम ये देखेंगे कि कैसे इतिहास के प्रतीक, भूगोल की सीमाएं और भविष्य की नीतियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, और परीक्षा के लिहाज से इनके क्या मायने हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है। वंदे मातरम और आनंद मठ उपन्यास के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। पहला, उपन्यास आनंद मठ 1855 के संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। दूसरा, वंदे मातरम गीत पहली बार राजनीतिक संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। और तीसरा, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया और इसे जनगण मन के समान दर्जा दिया। सवाल है कि इनमें से कितने कथन सही हैं? और इसका सही जवाब है केवल ओ कथन सही है, यानी विकल्प बी। ठीक है, तो सिर्फ 2 कथन सही हैं। मुझे लगता है इसमें जो पहला कथन है वो बहुतों को फंसा सकता है। संथाल विद्रोह भी तो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। तो फिर आनंद मठ का कनेक्शन सन्यासी विद्रोह से ही क्यों है, संथाल से क्यों नहीं? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और यहीं पर मतलब परीक्षक की मानसिकता को समझना दिलचस्प हो जाता है। वे अक्सर 2 बड़ी मिलती जुलती ऐतिहासिक घटनाओं को आपस में बदल देते हैं, जैसे सन्यासी और संथाल विद्रोह। अच्छा। दोनों ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े विद्रोह थे, लेकिन उनकी समय सीमा और प्रकृति बिल्कुल अलग थी। आनंद मठ का कथानक 18वीं सदी के अंत में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ओ, तो ये समय का अंतर है। जी, जबकि संथाल विद्रोह बहुत बाद में 1855 में वर्तमान झारखंड के इलाके में हुआ था। ये पैटर्न हमें सिखाता है कि सिर्फ घटना का नाम जानना काफी नहीं है, उसकी समय सीमा और संदर्भ को सटीकता से याद रखना कितना जरूरी है। अच्छा, तो ये समय सीमा का खेल है। अब दूसरे कथन पर आते हैं जो सही है, कि इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ये तथ्य अपने आप में काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। गीत लिखा तो बहुत पहले गया था, लेकिन उसे एक राजनीतिक पहचान 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में मिली। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि इसे गाने वाले स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्या बात है। सोचिए, एक भविष्य का नोबेल पुरस्कार विजेता बंकिम चंद्र के लिखे गीत को राष्ट्रीय मंच पर गा रहा है। ये घटना राष्ट्रीय आंदोलन में इस गीत के बढ़ते प्रभाव और स्वीकार्यता को दर्शाती है। और तीसरा कथन भी सही है, 24 जनवरी 1950। ये तारीख हमारे संविधान के लिहाज से बहुत अहम है। निश्चित रूप से ये संविधान सभा की आखिरी बैठक का दिन था। हाँ। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के तौर पर यह घोषणा की कि वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया जाएगा। यहाँ एक बारीक अंतर है हेला, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में। बिल्कुल, ये हमारा राष्ट्रगान नेशनल एंथम नहीं है, जो कि जन गण मन है, लेकिन घोषणा में यह साफ किया गया था कि राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान के बराबर का सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। तो ये तो हो गए प्रीलिम्स के फैक्ट्स, लेकिन अगर मेंस में राष्ट्रवाद और साहित्य के रिश्ते पर सवाल आता है तो आनंद मठ सिर्फ एक उपन्यास से बढ़कर क्या है, इसका बड़ा सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या था? ये सीधा जीएस पेपर 1 के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। देखिए, आनंद मठ सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक विचार था। इसने पहली बार भारत माता या मातृभूमि की एक साकार कल्पना को लोगों के सामने रखा, जिसे पूजा जा सकता था, जिसके लिए लड़ा जा सकता था। एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया। सही कहा। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक आध्यात्मिक और भावनात्मक आधार दिया। अगर मेंस में सवाल आता है तो आप तर्क दे सकते हैं कि कैसे बंकिम चंद्र ने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद को एक अमूर्त राजनीतिक विचार से निकालकर एक गहरी व्यक्तिगत भावना में बदल दिया। बहुत दिलचस्प। तो ये तो हुई हमारे एक राष्ट्रीय प्रतीक की कहानी जो हमें एकजुट करता है। लेकिन चलिए अब एक ऐसे ऐतिहासिक प्रतीक की बात करते हैं जो आज 2 देशों के बीच तनाव की वजह बना हुआ है, प्रिया विहार मंदिर। बिल्कुल। सवाल है कि हाल ही में सैन्य तनाव के कारण चर्चा में रहा प्रिया विहार मंदिर किन 2 देशों के बीच विवाद का विषय है, और इसका सही जवाब है थाईलैंड और कंबोडिया। यह मंदिर तो एक धार्मिक स्थल है, फिर इस पर इतना गहरा सैन्य विवाद क्यों है? ये विवाद भूगोल, इतिहास और
राष्ट्रीय गौरव का एक जटिल मिश्रण है। यह मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और ये थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है ये। जी, इसकी वास्तुकला अद्भुत है। इसीलिए विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल के नक्शों में हैं, जिन्हें दोनों देश अपने अपने हिसाब से सही मानते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा था कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ तक गया था। अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फैसला दे दिया है तो फिर विवाद क्यों बचा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1962 में ICJ ने फैसला सुनाया कि मंदिर पर कंबोडिया की संप्रभुता है, यानी मंदिर कंबोडिया का है। तो फिर तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फैसले में एक पेच था। अदालत ने सिर्फ मंदिर की मुख्य संरचना पर फैसला दिया, उसके आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर नहीं। अच्छा। थाईलैंड का दावा है कि मंदिर तक जाने का रास्ता और आसपास की जमीन उसकी है। इसी जमीन को लेकर समय समय पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें होती रहती हैं, जैसा कि हाल में हुआ। तो ये एक क्लासिक केस है जहां कानूनी फैसला विवाद की भावना को खत्म नहीं कर पाया। अगर हमें इस केस स्टडी से सीखना हो तो सीमा विवादों को सुलझाने के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? ये GS पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले हिस्से के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। ये केस स्टडी दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं जैसे ICJ और यूनेस्को संप्रभुता के विवादों को सुलझाने में एक ढांचा तो दे सकती हैं, लेकिन वे राजनीतिक इच्छा शक्ति का विकल्प नहीं है। मतलब जब तक दोनों देश खुद न चाहें तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब तक दोनों देश राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक दावों से ऊपर उठकर एक व्यावहारिक समाधान नहीं खोजते, तब तक ऐसे सुलझे हुए विवाद भी सुलगते रहते हैं। यह भारत के अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण सबक है। तो एक तरफ सीमा पर सैन्य तनाव है और दूसरी तरफ हमारे शहरों के अंदर एक अलग तरह का युद्ध चल रहा है प्रदूषण के खिलाफ। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण के बारे में 3 कथन हैं। पहला, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने 2025 के अंत तक पूरे NCR के उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दिया है। दूसरा कथन है कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित थर्मल पावर प्लांटों को उत्सर्जन कम करने के लिए कोयले के साथ बायोमास पैलेट्स का सहदान यानी को-फायरिंग करना जरूरी है। और तीसरा कथन है कि दिल्ली के लिए एक मॉडल के रूप में चर्चित बीजिंग की कार्य योजना मुख्य रूप से कोयले से चलने वाले बॉयलरों को प्राकृतिक गैस और बिजली से बदलने पर निर्भर थी। और सही जवाब है कि ये तीनों ही कथन सही हैं। ये तीनों कदम मिलकर एक पूरी रणनीति की तरह लगते हैं, एक नीतिगत, एक तकनीकी और एक सीखने वाला। बिल्कुल, ये प्रदूषण से लड़ने का एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। पहला कथन यानी CAQM का आदेश एक बड़ा नीतिगत कदम है। ये सीधे प्रदूषण के एक बड़े स्रोत यानी औद्योगिक कोयले पर हमला करता है। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। और दूसरा कथन को-फायरिंग, ये एक तकनीकी समाधान है। ये काम कैसे करता है? को-फायरिंग एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें पावर प्लांट अपनी भट्टियों में कोयले के साथ साथ बायोमास पैलेट्स भी डालते हैं। ये पैलेट्स पराली से बनते हैं? हाँ, अक्सर कृषि अपशिष्ट जैसे पराली से बनाए जाते हैं। इसके दोहरे फायदे हैं। एक तो कोयले का इस्तेमाल कम होता है, जिससे सल्फर और दूसरे प्रदूषकों का उत्सर्जन घटता है। और दूसरा फायदा? दूसरा, ये किसानों को पराली जलाने के बजाय उसे बेचने के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन देता है, जिससे पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण भी कम होता है। ये तो वाकई एक अच्छा समाधान है। और तीसरा, बीजिंग का उदाहरण। हम हमेशा सुनते हैं कि बीजिंग ने प्रदूषण पर काबू पा लिया। उनका मुख्य हथियार क्या था? उनका मुख्य हथियार था कोयले को निर्णायक रूप से हटाना। एक समय बीजिंग की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब थी। अच्छा। उन्होंने बड़े पैमाने पर शहर और उसके आसपास के उद्योगों से कोयले के बॉयलर हटाए और उन्हें प्राकृतिक गैस या बिजली पर आधारित सिस्टम से बदल दिया। साथ ही भारी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर से बहुत दूर भेज दिया। तो मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है? बिल्कुल, ये दिखाता है कि अगर मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बदलाव संभव है। लेकिन ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। GS पेपर 3 के लिहाज से सोचें तो जमीन पर इन नीतियों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर शासन यानी गवर्नेंस की भूमिका आती है। चुनौतियां कई हैं। उद्योगों को कोयले से स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन चाहिए। और बायोमास की सप्लाई चेन भी तो बनानी होगी। हाँ, बायोमास पैलेट्स की एक मजबूत सप्लाई चेन बनानी होगी। और सबसे बड़ी चुनौती है विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों के बीच समन्वय। प्रदूषण किसी एक राज्य की सीमा नहीं देखता।
सही बात है। इसलिए CAQM जैसी एकीकृत संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन उसकी सफलता राज्यों के सहयोग पर ही निर्भर करती है। प्रदूषण की तरह ही एक और मुद्दा है जो भविष्य की नीतियों को लेकर एक बड़े राजनीतिक तूफान की आहट दे रहा है, और वो है परिसीमन, डीलिमिटेशन। हमारा चौथा सवाल इसी पर है। 3 कथन है। पहला, 84वें संविधान संशोधन ने 1971 की जनगणना पर लोकसभा सीटों की संख्या को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक फ्रीज कर दिया था। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का वर्तमान परिसीमन 2011 की जनगणना पर आधारित है। और तीसरा, अगर भविष्य के परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाया गया तो तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों को सीटों की संख्या में बड़ा फायदा होगा। और सवाल है कि इनमें से कितने कथन सही हैं? जी, इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मुझे तो दूसरा और तीसरा कथन भी पहली नजर में सही लग रहा था। यही इस विषय की जटिलता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। 84 में संशोधन ने लोकसभा सीटों की कुल संख्या को 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर फ्रीज कर दिया। इसका मकसद बहुत नेक था, उन राज्यों को पुरस्कृत करना जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए मेहनत की थी, ताकि उन्हें राजनीतिक नुकसान ना हो। बिल्कुल। अगर ऐसा ना होता तो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को हर चुनाव में ज्यादा सीटें मिलती जाती और जनसंख्या नियंत्रण एक राजनीतिक सजा बन जाता। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन दूसरा कथन गलत क्यों है? हमें तो लगता है कि सब कुछ नवीनतम जनगणना पर ही आधारित होता है। 2001 की जनगणना तो अब काफी पुरानी हो चुकी है। यही सबसे आम गलतफहमी है। यहाँ 2 अलग-अलग बातें हैं जिन्हें अलग रखना जरूरी है। सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना पर फ्रीज है। अच्छा, लेकिन हर राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का जो समायोजन होता है वो 2002 से 2008 के बीच हुए परिसीमन में 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था, 2011 की नहीं। ये बहुत बारीक अंतर है। जी, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, तो सीटों की संख्या 1971 पर और सीटों की बाउंड्री 2001 पर। बिल्कुल, समझ गई। और तीसरा कथन तो फिर पूरी तरह से उल्टा हो गया। बिल्कुल। यह कथन सबसे ज्यादा भ्रामक है। सच तो यह है कि जिन दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है, उनकी जनसंख्या वृद्धि दर उत्तरी राज्यों की तुलना में बहुत कम रही है। तो फिर तो जब 2026 के बाद परिसीमन होगा और अगर उसका एकमात्र आधार जनसंख्या को बनाया गया तो इन दक्षिणी राज्यों को अपनी कई लोकसभा सीटें गंवानी पड़ेंगी। हाँ, जबकि उत्तरी राज्यों की सीटों में भारी बढ़ोतरी होगी। उन्हें फायदा नहीं बल्कि अपने अच्छे काम का राजनीतिक नुकसान होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। एक व्यक्ति एक वोट का लोकतांत्रिक सिद्धांत तो यही कहता है कि जहां ज्यादा लोग हैं वहां ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आपने इस बहस का सबसे बड़ा नैतिक और संवैधानिक सवाल उठा दिया है। एक तरफ एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है तो दूसरी तरफ भारत के संघवाद, फेडरलिज्म का सिद्धांत है। ये तो एक बड़ा टकराव है। हाँ, अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गईं तो संसद में राजनीतिक शक्ति का संतुलन पूरी तरह से उत्तर भारत की ओर झुक जाएगा। इससे दक्षिणी राज्यों में ये भावना पैदा हो सकती है कि उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। ये भारत के उत्तर दक्षिण के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर सकता है। तो ये आने वाले दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक होने वाली है। निश्चित रूप से। परिसीमन की ये बहस दिखाती है कि विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल है। शायद इसी संतुलन को एक राज्य अपने आर्थिक मॉडल में साधने की कोशिश कर रहा है, जो हमारा अगला सवाल है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योर प्योर रेयर ढांचा किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है विकल्प बी। यह तेलंगाना सरकार की एकीकृत क्षेत्रीय आर्थिक विकास की रणनीति है। यह नाम सुनने में बहुत अनोखा है, क्योर प्योर रेयर। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक आकर्षक नाम नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जो तेलंगाना सरकार के विजन 2047 का हिस्सा है। क्योर का मतलब है कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी, जो हाईटेक शहरी केंद्रों पर केंद्रित है। ठीक है। प्योर का अर्थ है पेरी अर्बन रीजन इकोनॉमी, जो शहरों के आसपास के क्षेत्रों में एमएसएमई और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। और रेयर का मतलब है रूरल एग्री रीजन इकोनॉमी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। तो ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जोनिंग का नजरिया है, शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण। ये काफी प्रैक्टिकल लगता है। जी, एक तरह से पूरे राज्य को अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों में बांटकर
संतुलित विकास करने की योजना है। अगर मेंस में समावेशी विकास पर कोई सवाल आता है तो ये एक अच्छी केस स्टडी हो सकती है। बिल्कुल। ये जीएस पेपर 3 के समावेशी विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी है। अक्सर ये आलोचना होती है कि विकास कुछ ही शहरी केंद्रों तक सीमित रह जाता है और ग्रामीण इलाके पिछड़ जाते हैं। तेलंगाना का ये मॉडल इस शहरी ग्रामीण अंतर को पाटने का एक सचेत प्रयास है। तो उत्तर लिखते समय ऐसे ठोस उदाहरण देना बहुत काम आ सकता है। हाँ, ये आपके तर्क को बहुत मजबूत बनाता है। तो आज की चर्चा में हमने सिर्फ 5 सवालों को हल नहीं किया, बल्कि ये समझा कि कैसे ये अलग-अलग विषय असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज की बातचीत से एक बात साफ है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी टुकड़ों में नहीं हो सकती। इतिहास का एक गीत कैसे संविधान का हिस्सा बनता है, एक पुराना मंदिर कैसे आज का सीमा विवाद बनता है, और जनसंख्या के आंकड़े कैसे देश का राजनीतिक भविष्य तय कर सकते हैं, ये सब जुड़ा हुआ है। और करंट अफेयर्स वो धागा है जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने परिसीमन की चुनौतियों पर बात की। सोचने वाली बात यह है कि जब 2026 के बाद सीटों का फिर से बंटवारा होगा, तो क्या जनसंख्या ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए, या फिर किसी राज्य के आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक या देश के टैक्स में उसके योगदान जैसे दूसरे मानदंडों को भी सीटों के आवंटन में कोई जगह मिलनी चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।